नमस्कार, एमपी18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। खबरों की खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले बता दूं कि आज एक सबसे बड़ी जो घटना हुई है वो आंध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले में हुई है, जहां चूने की खदान में विस्फोट हो गया है। और मिली जानकारी के अनुसार जिस समय चूने का खदान में विस्फोट हुआ उस समय सरिया जो है वो अनलोड हो रहा था, प्लास्टिक सरिया अनलोड हो रहा था, जिसके कारण ये विस्फोट हुआ। और जब विस्फोट हुआ तो काफ़ी तेज़ विस्फोट हुआ। इस समय पर करीब 40 मजदूर उसमें काम कर रहे थे, जिसमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि शायद 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इस पर वहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने संवेदना व्यक्त की है, साथ ही जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि यह घटना किस कारण हुई, इसकी जांच हो। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। और इस तरह से ये जो घटना हुई है, एक छोटी सी लापरवाही हो सकती है या कोई और बड़ी घटना हो सकती है। इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कुछ ही समय बाद उसको पता चल जाएगा। आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में केसेस सबसे ज़्यादा मिले, मौतों का आंकड़ा भी ज़्यादा रहा। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 4,01,228 नए केस मिले हैं, पॉजिटिव केस। साथ में 4,191 लोगों की मौत हो गई। कल 3,800 में थे हम, आज 4,191 में मौतें हो गई। इन मौतों के आंकड़ों पर, इनके लगातार बढ़ते केसेस पर अब केंद्र सरकार चिंता में बैठ गई। आज उन्होंने समीक्षा बैठक भी की, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बात भी की और उनसे बात करके अलग अलग चीज़, त्रिपुरा के, केरल के, अलग अलग जगह के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की। और बात करने के बाद ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, अमेरिका, इन सब लोगों के प्रधानमंत्रियों से बात की, वहाँ के सुप्रीमो से बात करी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करके यह बात जाहिर की कि हमें आप सबकी मदद की ज़रूरत है और उन सभी लोगों ने मदद का आह्वान किया है। और सब लोगों ने कहा है कि हम एक खुले सिरे से मदद करेंगे, जिसमें फ्रांस की तरफ से और कई दिनों से वैक्सीन भी आ रही है, रशिया की तरफ से वैक्सीन आ रही है, तो लगातार मदद भी मिल रही है। इस बीच एक बड़ी जो आज सबसे बड़ी खबर रही है, केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार विजय के राघवन, उन्होंने कहा कि सावधानी बरती गई तो कोरोना के आने वाली जो पीक है या लहर है उसको हम कम कर पाएंगे, और अगर लापरवाही बरती गई तो यह विस्फोट की स्थिति में हमें दिखाई देगा। और उन्होंने ये भी कहा, के राघवन ने ये भी कहा कि जरूरी नहीं कि कोरोना की तीसरी लहर आए ही। ये केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर की वैज्ञानिक चिंता बता रहे हैं, और यदि इस तीसरी लहर का आना तय है तो हम अभी से तैयारी क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। इस बार पहली लहर में ये हुआ था कि बड़े बुजुर्गों को, जिनको गंभीर बीमारी हैं, उससे वो पीड़ित हो रहे थे और कोरोना बीमारी से उनकी मौतें ज़्यादा हुई। दूसरी जब लहर आई तो वहाँ पर कुछ 45+ के लोगों तक वो पहुँच गई, कुछ बच्चे भी संक्रमित हुए, कई स्कूलों में भी संक्रमण फैला। अब जब तीसरी लहर की बात आ रही तो पूरे विश्व में ये चर्चा हो रही, पूरे भारत देश में चर्चा हो रही, पूरे वैज्ञानिकों में चर्चा हो रही है कि अब ये संक्रमण ग्रामीणों तक तो पहुँच चुका है, अब बच्चों को संक्रमित करने की फिराक में है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि बच्चों में संक्रमण फैला तब केंद्र की क्या नीतियां रहेगी, केंद्र क्या उसके लिए स्ट्रेटजी बना रहा है। अस्पताल तो पहले से भरे पड़े हैं और बच्चों को एडमिट करना ये एक अलग तरह की परेशानी होगी, क्योंकि बच्चों की जो गणना की जा रही है वो 5-6 साल के ऊपर से लेकर 14-15 साल या 16 साल तक के बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो अगर बच्चों में संक्रमण फैला तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, और बच्चों में संक्रमण यदि फैला तो उनका इलाज किस ढंग से शुरू होगा। इन सब के बीच जितने भी भारत में शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उन्होंने गहरी चिंता जताई इस पर, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उससे तीसरी लहर का आना तो तय है। यानी शिशु रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जितने भी हैं वो सब ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर का आना तय है, क्योंकि संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और कई ज़िलों में कुछ काबू होता दिख रहा है, पर इतनी तेज़ी से काबू नहीं आ रहा है। अब इस लहर में बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, और अगर हम अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो हो सकता है हम इस संक्रमण की दर को कुछ कम कर सकें।
ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे पर कुछ कम कर सकेंगे, ऐसा शिशु रोग विशेषज्ञ कह रहे हैं। वहीं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि केवल वैक्सीन से महामारी रुक जाएगी, ऐसा सोचना गलत है। एक बहुत ही बड़ा आज खुलासा हुआ WHO की तरफ से। WHO ये कह रहा है कि यानी वैक्सीन तो लगवाओ, वैक्सीन से महामारी की क्योर में करने में कुछ मदद मिलेगी, पर इससे महामारी रुक जाएगी, ऐसा सोचना गलत है। साथ में उन्होंने कहा कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इस संक्रमण की तेजी को रोक पाना असंभव हो जाएगा और ढिलाई से हालात और बिगड़ जाएंगे। उनका पूरा इशारा, WHO का पूरा इशारा टोटल लॉकडाउन की तरफ है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मुख्यमंत्रियों से, अलग अलग लोगों से चर्चा की, डॉक्टर से चर्चा की, उसमें भी लगभग यही बात सामने आ रही है कि हम क्यों ना पूरी तरह लॉकडाउन कर दें। अभी देखना यह है किस तरह से लॉकडाउन होता है, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन है वो भी एक तरह से कहा जाए पूरे राज्यों में पूरी तरह लॉकडाउन है। केंद्र की तरफ से निर्देश सीधे स्पष्ट नहीं है कि सब लोग लॉकडाउन करें जैसा पिछले बार था, पर इस बार देखा जाए तो सभी लोगों ने, सभी राज्यों ने, लगभग सभी राज्यों ने अपने एरिया में टोटल लॉकडाउन किया हुआ है। घर से निकलने पर पाबंदी है, जरूरी सामान सेवाओं के लिए जैसे पिछले बार छूट थी वैसे इस बार छूट है। उसके अलावा सुबह थोड़ा बहुत ढिलाई होती है कि सब्जी, दूध, फल वगैरह घरों तक आके मिलने लगे। बाकी दिन भर, रात भर पुलिस प्रशासन तैनात रहता है और पूरी तरह लॉकडाउन रहता है। अब इस बारे में अगर डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम है, उनकी बात करें तो उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन जरूरी है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर से काफ़ी तबाही आ चुकी है। महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब तबाह हो चुके हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पूरे समय चारों तरफ कोरोना के बारे में जानकारियाँ लेते रहते हैं, कोविड सेंटर की निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार में वो सफल नहीं हो पाए हैं। वैक्सीन लग रही है, अस्पतालों में बेड भरते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इन सब के बीच में एक राहत भरी खबर यह है कि उन्होंने, या महाराष्ट्र सरकार की बात करें, इन सभी लोगों ने दूसरी लहर की में जो तबाही हुई है उससे सबक लेते हुए उन्होंने आने वाली जो तीसरी लहर है उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ये तैयारी कैसी है, क्या है, ये महाराष्ट्र सरकार अभी तय कर रही है। किस तरह से उसकी प्लानिंग की जाए उसके बारे में अभी से बैठकें होना शुरू हो गई और ये अच्छी शुरुआत है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें 3 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत है और अभी हमें केवल 40 लाख वैक्सीन मिल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये कहा जाना कि अभी हमें 3 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत है और उससे पहले ऑक्सीजन की किल्लत और अब वैक्सीन की किल्लत, उसके बाद उनका कहना कि हमें 40 लाख वैक्सीन ही मिली है और हम 3 महीनों में इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि 1 लाख वैक्सीन हर महीने लगे, हर दिन लगे। अगर 1 लाख वैक्सीन हर दिन लगेगी तो 3 महीने में हम जाकर इस लक्ष्य को बहुत आसानी से पा लेंगे। पर उनके पास वैक्सीन की कमी, उन्होंने केंद्र से बात की है और कहा है कि हमें वैक्सीन मुहैया कराया जाए जिससे हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो आसानी से चलता रहे। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमें 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। यानी ऑक्सीजन की बात मैं फिर कर रहा हूँ, कल भी किया था कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही थी। उसके बाद केंद्र और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि दिल्ली को हर हाल में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। केंद्र ने इस बात को माना और उन्होंने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का वादा किया। अब उनको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं, इस बात को लेकर जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि अभी 4-5 दिन पहले से केवल एक दिन, मात्र एक दिन दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। उसके अलावा पिछले 3-4 दिनों में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली है। पहले से ज़्यादा मिल रही है पर पर्याप्त नहीं मिल रही। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा है, केंद्र से कहा है कि हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और रोज़ पूरा करेंगे, जिससे दिल्ली में ऑक्सीजन की जो मारामारी हो रही है उससे हम बच पाएँ। मैं दिल्ली के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो और छोटे बड़े सब जगहों की बात कर रहा हूँ,
ऑक्सीजन को लेकर इतनी तंगी है, इतनी मारामारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन के लिए मरीज के परिजन लाइन लग रहे हैं। मेरा एक छोटा सा मानना है कि अगर हम हॉस्पिटल में मरीज को लेकर जाते हैं तो वहाँ हॉस्पिटल के लोग मरीज के परिजन को सिलेंडर देकर या उनको बोलते हैं कि आप ऑक्सीजन लेकर आइए। ये कहाँ की अच्छाई है? मेरा कहना यह है कि जिस हॉस्पिटल में आप भर्ती कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की देना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीज़ें अस्पताल प्रबंधन की होनी चाहिए। अस्पताल प्रबंधन के कई लोग बाहर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हकीकत में देखा जाए तो वहाँ सचमुच मरीज के परिजन बहुत परेशान हैं। चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो, चाहे वो सरकारी क्लिनिक हो, चाहे वो कॉमन बेड हो, चाहे वो प्राइवेट बेड हो, सब जगह परेशानी ही परेशानी है। इसी बीच कई जगह कालाबाजारी की शिकायत मिल रही है। हर जगह, दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, भोपाल हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, बड़े बड़े जगह पर इन सब चीज़ों की कालाबाजारी, इंजेक्शन की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, दवाइयों की कालाबाजारी। एक समय था कि पूरे समय हल्ला था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। अब मिल तो रहे हैं पर वो नकली हैं। कई बार इस बात का खुलासा हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं पर आधे भरे हुए मिल रहे हैं। मरीजों के परिजन से पैसा पूरा लिया जा रहा है पर आधे भरे हुए मिल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर केंद्र सरकार को एक रणनीति जरूर बनानी चाहिए कि किस तरह से हम लोगों की मदद कर सकें। लोग केवल इसलिए परेशान नहीं हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में बेड नहीं मिल रहे हैं, वो बेड की कमी से नीचे ज़मीन पर सोने को तैयार हैं, पर डॉक्टर्स आके उन्हें देखें, डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करें, जो उनकी दवाइयाँ चाहिए वो लिखें, जो उनको अस्पताल प्रबंधन के द्वारा चीज़ें मुहैया करानी चाहिए वो करें। पर ये ऐसा हो नहीं रहा है। हर जगह केवल परेशानी ही परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से एक ऐसा दौर है जहाँ पर हम सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं आपको मनीष सिसोदिया जी की बात सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं 700 मीट्रिक टन हमें ऑक्सीजन चाहिए, पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में इस वक्त जितने हॉस्पिटल, जितने बेड्स फंक्शनल हैं कोविड के लिए, उनमें करीब 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली के हर हॉस्पिटल में अगर मिल जाए तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, और आगे बढ़ाना है हमको तो उसके लिए 976 चाहिए। अभी पिछले दिनों 5 मई को दिल्ली को पहली बार 730 टन ऑक्सीजन मिला। उसके लिए हम केंद्र सरकार के भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके बाद फिर से कल, मतलब 6 तारीख को, परसों 6 तारीख को 577 मीट्रिक टन मिला, और कल 487 मीट्रिक टन, 487 मीट्रिक टन मिला है। 487 मीट्रिक टन के बेस पर हमारे लिए हॉस्पिटल्स की सप्लाई को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा लगभग 700 मीट्रिक टन की डिमांड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली की डिमांड को, दिल्ली की जरूरत को पूरा किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि जिस समय अब हमको 700 मीट्रिक टन करंट पेशेंट्स जो हमारे भर्ती हैं उनके लिए चाहिए, उसमें कंप्रोमाइज करना उन पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। हालांकि सरकार का प्लान है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना, और उसके लिए हमें और भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन करंट डिमांड, करंट जो जरूरत है हॉस्पिटल की, वो करीब 700 मीट्रिक टन की है, उसमें कम ना करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। जैसे एक दिन 730 टन मिला, आगे भी 730 टन ऑक्सीजन दिल्ली को, 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को दिलवाने में मदद करती रहेगी। तो आपने सुना, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हमें केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। केंद्र की तरफ से सहयोग मिल भी रहा है, और उन्होंने कहा है कि अगर हमें पूरा ऑक्सीजन हर दिन मिलता रहे तो हमारे जो बेड्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ऐसी किल्लत न होने पाएगी। तो आज सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर उठ रही है वो ये है कि मरीज के परिजन जो अब तक अपने बड़े बुजुर्गों को लेकर हॉस्पिटल जाते थे, क्या अब वो
कुछ समय बाद जो तीसरी लहर की चपेट में आने पर उनके बच्चे अगर संक्रमित होते हैं तो क्या उनको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बात कही है कि मरीजों के परिजन जो है, जो बच्चे अगर संक्रमित होते हैं तो बच्चों को हॉस्पिटल में कहाँ रखा जाएगा और छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल में किस तरह संयमित रूप से रखा जा पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरी सबसे आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को खास ध्यान दें, बच्चों को बचाएं, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलने दें। सरकार लॉकडाउन करे चाहे ना करे, हम अपने लॉकडाउन नियमों का पालन जरूर करें, अपने घर में रहें, क्योंकि बच्चे यदि संक्रमित हो गए तो उनसे जो संक्रमण आगे की ओर फैलेगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे संक्रमित होंगे, उनको आइसोलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो परिजन के साथ चिपक कर रहते हैं वो दूर रहकर कैसे रह पाएंगे? बाल रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ जो हैं वो इस पर चिंता जता चुके हैं कि तीसरी लहर का संक्रमण अगर फैला तो बच्चे जरूर संक्रमित होंगे, और बच्चों की उम्र भी निर्धारित कर दी। तो कुल मिला के केवल कुछ एज के लोग बच रहे हैं, बाकी सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि पहली लहर में जब कोरोना संक्रमण हुआ था तो उसमें जो सीवियर पेशेंट थे, जिनको ज़्यादा तकलीफ़ें थी, किसी को टाइफाइड था, किसी को मलेरिया था, या किसी को हार्ट अटैक था, या किसी को डायबिटीज़ था, बीपी लो या बीपी हाई की शिकायत थी, इस तरह के मरीजों में कोरोना ने जल्दी अटैक किया और उनको अपने चपेट में ले लिया और उनकी मौतें हो गई। इस बार कुछ कंडीशन अलग आई और सांसों के, मतलब फेफड़ों में इन्फेक्शन ज़्यादा दिख रहा है, यानी वो फेफड़ों के इन्फेक्शन आम RT-PCR टेस्ट में भी नहीं समझ में आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स जो है उनको CT स्कैन कराने की सलाह दे रहे हैं, और CT स्कैन कराने पर उनके फेफड़ों में संक्रमण दिखाई दे रहा है, और जब वो संक्रमण बढ़ जाता है तब समझ में आता है, और ऐसे में मरीजों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन ना आने दें। आप सभी से गुजारिश है कि अपना बहुत ध्यान रखें। अपने लिए डॉक्टर्स की टीम जितनी है सब अलग अलग तरह की दवाइयाँ मुहैया कर रहा है, सब अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। आप अपने तरीके से अपना काम करिए, क्योंकि आप इस समय खुद अपने डॉक्टर बनिए। परिवार को समझाइए, परिवार को बचाइए। बहुत ज़रूरी न हो तो घर से बाहर न निकलिए। हालांकि इस स्लोगन पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी न हो तो घर से बाहर न निकलिए, पर उन लोगों का क्या जो ड्यूटी पर तैनात हैं, उन लोगों का क्या जिनके ऑफिसेस खुले हैं, उन लोगों का क्या जो यहाँ से घर से निकलकर किसी भी ज़रूरी काम के लिए जा ही रहें? संक्रमण का खतरा उनके लिए भी है। तो मेरे आप सबसे गुजारिश है कि अपने आप को जहाँ भी अगर निकल रहे हैं तो बहुत ध्यान से जाइए, अपना ख्याल रखिए, और जिस जगह पर जा रहे हैं दूरियां बनाकर रखिए। पहले ये था कि ड्रॉपलेट्स, बड़े ड्रॉपलेट्स जो होते थे उनसे संक्रमण होता था, पर अब ये दावा किया जा रहा है कि छोटे ड्रॉपलेट्स से भी संक्रमण हो जा रहा है, और वो ड्रॉपलेट्स हवा में 40 सेकंड या 1-1.5 मिनट तक जिंदा रहते हैं। यानी कुल मिला के जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो सब अब उलट होते जा रहे हैं। यानी कल मैंने बात की थी कि राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि कोरोना का जो संक्रमण है वो म्यूटेशन पकड़ता जा रहा है, यानी म्यूटेंट बनाता जा रहा है, और म्यूटेंट बनाते समय वो जितनी भी चीज़ें उसके सामने आ रही उसके ऊपर वो नया नया रूप धारण करता चला जा रहा है, और ऐसे रूप धारण के कारण अब परेशानी और बढ़ती चली जा रही। यानी कि हम जो दवाइयाँ बना रहे हैं, हम जो चीज़ें उसके लिए बना रहे हैं, उससे अलग होकर वो एक नया रूप धारण कर ले रहा है। अब नया रूप कौन सा होगा इसके बारे में वैज्ञानिक चिंता कर रहे हैं, सभी लोग चिंता कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए, घर पर रहिए, डिस्टेंस बनाकर रखिए, बच्चों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय बच्चों के संक्रमण की दर सबसे ज़्यादा होने जा रही है। ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है, शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ ने चिताया है, साथ में डॉक्टर्स की टीम ने चिताया है। तो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, मास्क ज़रूर लगाइए, 2 गज की दूरी का ध्यान रखिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, और पौष्टिक आहार लेते रहिए। अगली खबर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।